नमस्कार, मैं अंजना राठौर। जनरल टाइम्स के खास सेगमेंट इतिहास में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर 1 जनवरी को ही साल की शुरुआत क्यों होती है। पश्चिम की तर्ज पर अपने देश भारत में भी लोग नए साल का स्वागत 1 जनवरी को करते हैं और इसके लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां भी काफी जोर शोर से की जाती हैं। इस साल भी कुछ ऐसी ही तैयारियां लोगों ने की थी, लेकिन कोविड-19 महामारी ने इस जश्न को फीका कर दिया। फिर भी आप और हम नए साल का स्वागत कर ही रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि नए साल का जश्न 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? नहीं जानते? चलिए हम बता देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले नया साल 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता था। मौजूदा दस्तावेजों के अनुसार 1 जनवरी को नया साल मनाने की शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 में हुई थी। पहले नया साल कभी 25 मार्च को तो कभी 25 दिसंबर को मनाया जाता था। ऐसा क्यों होता था, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल 15 अक्टूबर 1582 से पहले जिस कैलेंडर के अनुसार दुनिया चलती थी उसमें सिर्फ 10 महीने होते थे। मतलब एक साल में 310 दिन और 8 दिन का एक सप्ताह माना जाता था। ऐसे में त्योहारों के आने का समय हमेशा बदलता रहता था। इस समस्या को देखते हुए रोम के राजा नूमा पॉपुलिस ने रोमन कैलेंडर में बदलाव करके जनवरी को साल का पहला महीना बना दिया। इससे पहले मार्च को साल का पहला महीना कहा जाता था। एक अन्य कहानी के अनुसार रोमन के शासक जूलियस सीजर ने खगोलविदों से जानकारी प्राप्त करने के बाद कैलेंडर में बदलाव करके साल में 365 दिन तथा 12 महीने किए और 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की थी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीर शिवाजी द्वारा सूरत अभियान की शुरुआत के बारे में। शिवाजी के द्वारा मुगल सेनापति अफजल खां को मार दिया गया था। इस घटना ने जहां मुगल साम्राज्य की शान को बट्टा लगाया, वहीं शिवाजी के हौसले और प्रतिष्ठा दोनों काफी बढ़ गए थे, जिस कारण औरंगजेब की क्रोध की सीमा न रही। उसने शाइस्ता खां को बंगाल भेज दिया। इस बीच 1 जनवरी 1664 के दिन शिवाजी ने एक और दुस्साहसिक अभियान शुरू करते हुए सूरत पर धावा बोल दिया। सूरत मुगलों का एक महत्वपूर्ण किला था। शिवाजी ने मुगलों के उस किले को जी भर के लूटा और काफी धन दौलत के साथ वापस घर लौटे। 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में एक अन्य सेना शिवाजी का दामन करने के लिए भेजी। जयसिंह, जो कि कछवा राजा था, युद्ध और शांति दोनों ही कलाओं में निपुण था। वह बड़ा चतुर कूटनीतिज्ञ था और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के काफिले पर मुगलों की विजय और रायगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उसने शिवाजी से संधि कर ली थी। अब बात करेंगे एंटोनियो गुतरेस की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव एंटोनियो गुतरेस का पहला कार्यकाल आज यानी 1 जनवरी 2017 को शुरू हुआ था। आपको बता दें कि एंटोनियो गुतरेस इस पद पर पहुंचने से पहले पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। आपको बता दें कि गुतरेस ने 1 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव का पदभार ग्रहण किया था और उनका पहला कार्यकाल इस वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। अगले महासचिव के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 यानी आज से शुरू हो रहा है। 72 वर्षीय गुतरेस को सरा महासभा के हॉल में मंच पर शपथ दिलवाई जाएगी, जिसके बाद वह इस पद पर 2026 तक अपनी सेवाएं देते रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री गुतरेस ने इससे पहले संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के तौर पर जून 2005 से दिसंबर 2015 तक अपनी सेवा दी थी। यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि गत 8 जून को 15 सदस्यीय परिषद की बैठक में महासचिव पद के लिए सर्वसम्मति से गुतरेस के नाम की सिफारिश की गई थी, जिस प्रस्ताव को मान लिया गया। यह बैठक बंद कमरे में आयोजित की गई थी, जिसमें यूएनएससी से स्थायी और अस्थायी सदस्य शामिल थे। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आईपीसी की धारा के बारे में। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसका किसी वकील या पुलिस से वास्ता ना पड़ा हो। जब भी किसी का वास्ता पुलिस या वकील से पड़ता है तो भारतीय दंड संहिता या आईपीसी का नाम अक्सर सुनने में आता है। लेकिन आईपीसी या भारतीय दंड संहिता हमारे देश में कब लागू हुई थी, ये शायद ही कोई जानता होगा। चलिए हम बता देते हैं। वर्तमान भारतीय दंड संहिता अंग्रेजी शासनकाल में 1 जनवरी
1862 को लागू हुई थी। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 को 6 अक्टूबर 1860 में तत्कालीन महाराज्यपाल की मंजूरी मिली थी। इसके बाद इसे 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया था। आईपीसी में उस समय कुल 488 धाराएं थी, लेकिन 1947 में मिली आज़ादी के बाद इसमें 23 धाराएं और शामिल की गईं, जिसके बाद इसमें 511 धाराएं और 23 अध्याय शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं हैं और 23 अध्याय हैं। सबसे छोटा अध्याय 23 है, जिसमें 1 धारा है। वहीं सबसे बड़ा अध्याय 17 है, जिसमें 378 से 462 तक कुल 85 धाराएं हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 1978 में 1 जनवरी को जब पूरी दुनिया नए साल के आने की खुशियां मना रही थी, तब उसी 1 जनवरी 1978 को बोइंग 747 के साथ 213 परिवारों की खुशियां समुद्र की गहराई में डूब रही थी। बात 1 जनवरी 1978 की है। घड़ी में रात के 8:15 बजे थे। मुंबई के सांता क्रूज हवाई अड्डे से एम्परर अशोका नामक एक विमान दुबई के लिए रवाना हुआ। बता दें कि उस समय एयर इंडिया ने जो बोइंग 747 सीरीज खरीदी थी, उसी खेप का यह पहला विमान था। इसका नाम मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक के नाम पर रखा गया था। विमान आसमान में 8000 फीट की ऊंचाई पार कर चुका था। नियमानुसार एयरपोर्ट से उड़े विमानों की खोज खबर रखने वाले डिपार्चर कंट्रोलर ने रात 8:17 पर विमान के कॉकपिट से संपर्क किया। पायलट मदन लाल कुकर से बात हुई। पायलट ने कहा, सब ठीक है। यह बातचीत मुश्किल से 1 मिनट की रही होगी। अब घड़ी में मिनट की सुई एक चक्कर पूरा कर 8:18 दिखा रही थी। इससे पहले की घड़ी में सेकंड की सुई अगला चक्कर पूरा कर पाती, धड़ाम की आवाज आई और एम्परर अशोका अरब सागर की असीम गहराई की ओर गिरता जा रहा था। महज 3 मिनट के अंदर 231 फीट का वो हवाई जहाज 213 लोगों के साथ समुद्र की गहराई में समा चुका था। 190 यात्रियों समेत 20 फ्लाइट अटेंडेंट, 2 पायलट और 1 फ्लाइट इंजीनियर सभी काल का ग्रास बन चुके थे। तो ये था आज का इतिहास। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।